25 मार्च 2026 आगरा के ताजगंज एरिया की एक शांत सी कॉलोनी। शाम होने वाली थी, लेकिन उस घर के अंदर वक्त रुक सा गया था। एक 8 साल की बच्ची प्रज्ञा दोपहर से घर से बाहर खेलने गई थी और अब वो वापस नहीं आई थी। पहले तो घर वालों को लगा कि बच्चों के साथ खेलते खेलते उसको टाइम का पता नहीं चला होगा, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे एक अजीब सी बेचैनी घर के अंदर फैलने लगी। 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे और फिर जब शाम रात में बदलने लगी तब माँ का डर और बढ़ने लगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री टेल्स टॉक। आज के इस केस में हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान गुस्सा और नफरत के अंधेरे में डूबकर हैवान बन जाता है और उस हैवानियत का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं वो लोग जो बिल्कुल बेगुनाह होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी में आगे। आगरा के ताजगंज एरिया में छोटी सी प्रज्ञा अपने परिवार के साथ एक सीधी सादी और खुशहाल जिंदगी जी रही थी। जिंदगी भले ही ज्यादा हाईफाई नहीं थी, लेकिन भगवान ने इतना जरूर दिया था कि घर में सुकून और खुशी बनी रहे। प्रज्ञा के पिता दिनेश कुमार एक छोटी सी जूते की फैक्ट्री चलाते थे। मेहनत और ईमानदारी से उन्होंने अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन तैयार किया था। उनका फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक था, जिसमें सब लोग साथ मिलकर रहते थे। उनके पास 2 मकान थे। एक मकान में दिनेश कुमार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी प्रज्ञा और बाकी परिवार के सदस्य रहते थे। दूसरा मकान जो उनके घर से कुछ ही दूर पर था, किराए पर दिया हुआ था। इसी मकान में पिछले लगभग 2 साल से एक आदमी रह रहा था, जिसका नाम था सुनील। प्रज्ञा का रूटीन बिल्कुल फिक्स था। रोज 3 बजे उसका ट्यूशन होता था। 25 मार्च 2026 को जब दोपहर के 3 बजे के आसपास माँ ने उसे देखना चाहा तो वो बाहर नहीं मिली। उन्होंने सोचा शायद वो सीधा ट्यूशन चली गई होगी, लेकिन जब 4 बजे तक वो घर वापस नहीं आई तो माँ ने तुरंत ट्यूशन टीचर को फोन किया और उनसे प्रज्ञा के बारे में पूछा। इस पर सामने से जवाब आया कि आज तो प्रज्ञा ट्यूशन आई ही नहीं। ये सुनकर घर के सारे सदस्य सहम गए। अब सिचुएशन बदल चुकी थी। अब ये लेट हो गई वाला केस नहीं था, अब ये एक मिसिंग चाइल्ड केस बन चुका था। घर के सब लोग तुरंत बाहर निकले। कॉलोनी के हर गली चेक की गई, छतों पर देखा गया, पड़ोसियों के घर जाकर पूछा गया। हर जगह बस एक ही आवाज गूंज रही थी, प्रज्ञा। लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ खामोशी मिल रही थी। प्रज्ञा को ढूंढने में उनका किराएदार सुनील भी आगे आगे नजर आ रहा था। वो हर जगह परिवार के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब काफी देर तक प्रज्ञा का कुछ पता नहीं चला तो सुनील ने ही सबको समझाया कि अब काफी देर हो चुकी है। अगर प्रज्ञा आसपास कहीं होती अब तक घर वापस आ जाती। इससे पहले कि और कुछ सीरियस हो, हमें तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। आखिरकार 25 मार्च की रात को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है। पुलिस तुरंत एक्टिव होती है। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन पूरी रात बीत जाती है और प्रज्ञा का कुछ पता नहीं चलता। 26 मार्च की सुबह पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू करती है और यहीं पर एक शॉकिंग चीज सामने आती है। प्रज्ञा कॉलोनी के बाहर गई ही नहीं थी। मतलब वो तो या कॉलोनी के अंदर थी या फिर कोई उसे यहां से ले गया था। इसी बीच परिवार एक और बात नोटिस करता है। जो आदमी कल तक प्रज्ञा को ढूंढने में परिवार के साथ साथ चल रहा था, वो आज अचानक गायब हो गया। और वो आदमी था उन्हीं का किराएदार सुनील कुमार। सुनील वो आदमी जो प्रज्ञा के पिता को जानता था, उनके साथ उन्हीं की जूते की फैक्ट्री में काम किया करता था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो उनके दूसरे घर में किराएदार के रूप में रहता था। अब शक सीधा सुनील पर जा रहा था। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उन्हें सुनील पर शक है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। सुनील की तलाश शुरू की जाती है। उसका फोन स्विच ऑफ था, वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। तब पुलिस उस घर में जाती है जो परिवार ने सुनील को किराए पर दिया हुआ था। घर का दरवाजा खोला जाता है। सब कुछ पहली नजर में नॉर्मल लगता है, लेकिन एक अजीब सी बदबू हवा में फैली हुई थी। लोगों को वहां एक कोने में आटे का बड़ा सा ड्रम दिखा। पुलिस को शक होता है। जैसे ही पुलिस उस कंटेनर को खोलती है, अंदर का मंजर देखकर वहां मौजूद हर इंसान जम जाता है। उस कंटेनर के अंदर प्रज्ञा की लाश थी और उस लाश का गला काटा गया था। जिस बच्ची को कुछ देर पहले तक सब जिंदा और मुस्कुराती देखने की उम्मीद कर रहे थे, वो अब उनके सामने बेजान पड़ी थी। परिवार का हाल देखने लायक नहीं था। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता बस चुप खड़े रह गए, जैसे सब कुछ एक पल में टूट गया हो।
आसपास के लोगों की आंखों में भी आंसू थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे हो गया। लोगों का गुस्सा साफ नजर आने लगा था। हर गली, हर मोहल्ले में बस इसी बात की चर्चा थी और हर किसी के चेहरे पर गुस्सा था। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे और आवाज उठाने लगे। कई लोग खुलकर कह रहे थे कि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं, इसे सीधा फांसी पर लटका देना चाहिए। माहौल इतना टेंस हो चुका था कि पुलिस को भी सिचुएशन कंट्रोल में रखने के लिए तुरंत कदम उठाने पड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था बल्कि पूरे एरिया के लोगों के लिए एक जज्बाती झटका था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमारी लड़की के टुकड़े करे हैं वैसे ही उसके टुकड़े चाहिए हमें, फांसी नहीं। जैसे वो तड़प तड़प के मारी है ना, उसको भी ऐसी तड़प तड़प के पिटना चाहिए, मारना चाहिए। ये इंसाफ चाहिए हमें बस। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे और सस्पेक्ट भी, सुनील कुमार, जो अब फरार हो चुका था। पुलिस ने तुरंत उस पर 25,000 का इनाम रख दिया। हर जगह अलर्ट जारी किया गया और फिर 28 मार्च 2026 की रात पुलिस को एक सीक्रेट इनपुट मिलती है। सुनील एक एरिया में छुपा हुआ था। पुलिस उसे घेर लेती है, लेकिन सुनील सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस भी जवाबी हमला करती है और जवाबी हमले में सुनील मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्यों? आखिर एक 8 साल की बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था? इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो और भी ज्यादा डरावना था। दोस्तों, अगर अलग अलग न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो सुनील का बैकग्राउंड एकदम सीधा साधा नजर आता है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था वो चीजें बिल्कुल अलग थी। सुनील लगभग 35 साल का आदमी था जो पिछले 1-2 सालों से प्रज्ञा के परिवार के घर में किराएदार के रूप में रहता था। वो प्रज्ञा के पिता दिनेश कुमार की जूते की फैक्ट्री में एक मजदूर के रूप में काम करता था। इसी वजह से उसका घर के लोगों के साथ रोज का मिलना जुलना था और धीरे धीरे वो उनका भरोसेमंद आदमी बन गया था। कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सुनील अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इसी वजह से उसने कई महीनों तक किराए भी नहीं दिया था। यहीं से टेंशन शुरू होती है। किराए को लेकर उसका प्रज्ञा के परिवार के साथ झगड़ा हुआ और उसे घर खाली करने के लिए भी कहा गया। कुछ जगहों पर यह भी मेंशन है कि इस बात पर प्रज्ञा के चाचा ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था, जिससे वो अंदर ही अंदर गुस्सा पालने लगा। उसके दिमाग में हमेशा यही बात चलने लगी, कैसे प्रज्ञा के परिवार से बदला लिया जाए। और इसी गुस्से के चलते 25 मार्च को जब प्रज्ञा बाहर खेल रही थी, सुनील ने उसे बुलाया। प्रज्ञा उसे जानती थी, इसलिए बिना देर किए उसके पास चली गई और फिर सुनील उसे उसी किराए के मकान में ले गया और उसका मर्डर कर दिया। कई न्यूज के मुताबिक सबूत मिटाने के लिए उसने इस बॉडी के टुकड़े कर आटे के कंटेनर में छुपा दिया। दोस्तों, इस पूरी कहानी को अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड क्राइम नहीं था। यह एक सीधा सा सच है। एक इंसान ने अपनी घटिया सोच और अपने कंट्रोल ना कर पाने वाले गुस्से की वजह से एक मासूम बच्चे की जान ले ली। सुनील जैसे लोग अक्सर नॉर्मल दिखते हैं। वो बातें करते हैं, हंसते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नफरत और अपनी हार को पालते रहते हैं। और फिर एक दिन जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। यहां भी वही हुआ। एक 8 साल की बच्ची जिसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो कमजोर थी, बेकसूर थी और वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती थी। ये गुस्सा नहीं था, ये सोची समझी बुज़दिली थी। ऐसे लोग गलती नहीं करते, ये फैसला लेते हैं। और जब कोई इंसान इतना गिर जाता है कि अपनी प्रॉब्लम का बोझ एक बच्चे पे डाल दे, तो वो सिर्फ मुजरिम नहीं रहता, वो समाज के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए ऐसे केसेस को सिर्फ दुख की कहानी समझकर भूल जाना सबसे बड़ी गलती होती है। जरूरत है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए, उन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और सबसे जरूरी उन्हें ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन सके। क्योंकि आज अगर ऐसे लोगों को लाइटली लिया गया तो कल फिर कोई और सुनील होगा और कोई और मासूम उसका शिकार बनेगा। मासूम बच्ची जिस किराएदार को अंकल कहती थी, जिससे लाड लड़ाती थी, वो अंकल ही बन गया शैतान। उसने मासूम की न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शव के टुकड़े कर आटे के कनस्तर में छुपा दिया।